चलिए अब खबरें विस्तार से, जहां अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। युवाओं को लैपटॉप, माफ कीजिएगा, युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित उन्होंने किया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 1 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किया है सीएम योगी ने। 2000 युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन उन्होंने दिया है। इससे पहले भी गोरखपुर में उन्होंने टैबलेट और स्मार्टफोन युवाओं को दिया था। मुझे प्रदेश के अंदर अनेक जनपदों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं अलीगढ़ गया, सहारनपुर गया। 25 दिसंबर को लखनऊ में जो योजना हमने प्रारंभ की थी, सर्दार अटल जी की पावन जयंती के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तकनीक का हमारे जीवन में क्या उपयोग हो सकता है, इसको ध्यान में रखकर और कोरोना जैसी महामारी के दौरान हमारा युवा तकनीकी रूप से दक्ष होकर के अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा का लाभ समाज और राष्ट्र को दे सके, इस दृष्टि से प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था कि 1 करोड़ युवाओं को हम प्रदेश के अंदर टैबलेट अथवा स्मार्टफोन देने का कार्य करेंगे। और 25 दिसंबर को 60,000 युवाओं को हम लोगों ने लखनऊ में स्मार्टफोन और टैबलेट देने का कार्य किया था। इसके उपरांत मुझे अलीगढ़, सहारनपुर और गोरखपुर, कल मैं वाराणसी में था और वाराणसी के बाद फिर मुझे लगा कि मुझे अयोध्या के युवाओं को भी इसके साथ जोड़ने के लिए विशेष रूप से जाना चाहिए। आज मैं इसलिए केवल उन 2000 युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट देने के लिए यहां पर आया हूं। यद्यपि ये संख्या काफी बड़े पैमाने पर यहां के युवाओं को प्राप्त होनी है, क्योंकि हर स्नातक युवा को, प्रास्नातक युवा को डिप्लोमा डिग्री लेने वाले, चाहे वह मेडिकल के हों, इंजीनियरिंग के हों, नर्सिंग के हों, पैरामेडिकल के हों, फार्मेसी हो, सामान्य मानविकी, कॉमर्स, साइंस, पॉलिटेक्निक या फिर आईटीआई से जुड़े हुए उन सभी युवाओं को हम यह सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन ये सुविधा केवल स्मार्टफोन और टैबलेट तक ही सीमित नहीं है। लेकिन बहुत कैसे भी होंगे जो इस बार ऑनलाइन एजुकेशन। खबर गोरखपुर से, जहां महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम में सीएम योगी पहुंचे और कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उन्होंने किया। छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी उन्होंने बांटा है। अवैधनाथ की प्रतिमा सभी को प्रेरणा देगी। सीएम ने कहा कि कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना कर रही हैं। गोरखपुर में होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट होगा। स्नातक, परास्नातक छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन भी दे रहे हैं। यहां पर 1000 छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण के साथ ही ढेर सारी परियोजनाओं का, लगभग 51 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और 17 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। गोरखपुर का सूचना भवन यानी सूचना संकुल का निर्माण, आज इसका लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है और हमारे यहां पर प्रेस क्लब से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं वे स्वयं भी आज इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनको और उनकी पूरी टीम को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने परिश्रम किया और परिश्रम करके एक भव्य भवन मीडिया के प्रतिनिधियों के लिए गोरखपुर में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त यह भवन आपको तरोताजा खबरों के लिए सदैव वहां पर उपलब्ध रहेगा और इसके लिए मैं
गोरखपुर सूचना विभाग और प्रेस क्लब को हृदय से बधाई देता हूं कि उनका जो सपना था वह साकार हुआ है। आज हम एक नया इंस्टीट्यूट हम गोरखपुर को देने जा रहे हैं और वह है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट का। होटल मैनेजमेंट का एक नया इंस्टीट्यूट हम गोरखपुर को दे रहे हैं, जिसकी लागत 16 करोड़ रुपए है और इसकी स्थापना गोरखपुर में गीडा में की जाएगी, जहां पर हम लोगों ने जमीन इसके लिए दे दी है, इसको सैंक्शन कर दिया है और बहुत शीघ्र अगले सत्र से हम लोगों का प्रयास होगा कि इस इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट SIHM की स्थापना के साथ यहां पर यहां के लोगों को जो उससे जुड़े हुए स्पेसिफिक कोर्स होंगे उसको उस पाठ्यक्रम के साथ जुड़ने और युवाओं को अपना सुनहरा भविष्य आगे बढ़ाने का भी एक अवसर प्राप्त होगा। आज यहां पर हमारे युवाओं को एक बार फिर से टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई हो रही है। हम लोगों ने तय किया है कि प्रदेश के हर स्नातक, प्रस्नातक युवा को या फिर इंटरमीडिएट पास करने के बाद जो युवा पॉलिटेक्निक, ITI या स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा है या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उस प्रत्येक युवा को भी हम लोग टैबलेट अथवा स्मार्टफोन उपलब्ध करवाएंगे। 1 करोड़ युवाओं को वर्तमान में हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण करने की कार्रवाई प्रारंभ कर चुके हैं। बहुत सारे युवा लखनऊ आए होंगे 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को सर्दार अटल बिहारी वाजपेयी जी की पावन जयंती थी और इस अवसर पर लखनऊ में हम लोगों ने 60,000 युवाओं को एक साथ एक ही जगह पर हम लोगों ने टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए थे। कल मैं वाराणसी में था। वाराणसी में मैंने 2000 युवाओं को एक साथ वहां पर टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए। इससे पहले 30 दिसंबर को मैं गोरखपुर में था। गोरखपुर में मैंने गोरखपुर के 2000 युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए। 28 को मैं स्वयं ही अभी मैं 3 दिन पहले अलीगढ़ और सहारनपुर में था। वहां के युवाओं को 2-2 हजार युवाओं को हमने टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए। प्रदेश के अंदर हर एक जनपद में हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन पहुंचा रहे हैं और फिर हमारा प्रयास होगा कि इस कॉलेज वाइज, विश्वविद्यालय है, मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, डिग्री कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, यहां पर उन सभी छात्र छात्राओं के लिए ये टैबलेट और स्मार्टफोन उन्हें उपलब्ध करवाएंगे। पीएम की सुरक्षा में चूक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले की अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य सरकार जांच कमेटी का गठन नहीं कर सकती है। राज्य के गृह सचिव जांच टीम का हिस्सा कैसे हो सकते हैं? राज्य के गृह सचिव खुद शक के दायरे में है। तुषार मेहता ने कहा है कि जांच टीम में NIA के अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है। यह अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की घटना हो सकती है। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जांच कमेटी को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जो सचिव हैं, गृह सचिव, वो कैसे शामिल हो सकते हैं इस कमेटी में। तो पीएम की सुरक्षा में चूक पर पंजाब सरकार ने जवाब जो है दे दिया है गृह मंत्रालय को, क्योंकि उनसे रिपोर्ट मांगा गया था और पंजाब सरकार ने 2 पन्ने का बकायदा जो जवाब है वो दिया है गृह मंत्रालय को। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी है। तो पंजाब के मुख्य सचिव ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी। अब आपको बताते हैं कि कौन कौन है केंद्र की जांच कमेटी में। सुधीर कुमार सक्सेना सुरक्षा सचिव हैं। बलबीर सिंह ज्वाइंट डायरेक्टर IB के, वो इस कमेटी में शामिल है। S सुरेश SPG के IG हैं, वो इस कमेटी में शामिल है। ये तीनों ही जो अधिकारी हैं वो इसमें शामिल हैं। ये अब इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। तो केंद्र की जांच कमेटी में कौन कौन है ये हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इस ताजा मामले की बात करें तो अभी
इस पूरे मामले में सुनवाई कोर्ट में हुई थी, लेकिन अब इसकी अगली सुनवाई सोमवार को होगी। इस पूरे मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी और कोर्ट में आज जो सुनवाई हुई उसके बाद भी कोर्ट का जवाब यही था कि पीएम के सुरक्षा में चूक को लेकर कोर्ट गंभीर है और पूरे एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए। तो 3 लोग केंद्र की जांच कमेटी में शामिल हैं, जिसका नाम हम आपको बार बार दिखा रहे हैं कि आखिर कौन कौन शामिल है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। फिर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पीएम मोदी की रैली थी, लेकिन उस रैली को रद्द कर दिया गया खराब मौसम की वजह से और इसी रैली में पहुंचने से पहले सुरक्षा में बड़ी चूक पीएम मोदी के देखी गई है। लेकिन ये फिरोजपुर की तस्वीर आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर फिरोजपुर की। तो सुरक्षा में चूक पर अभी आपको बता दें, ताजा अपडेट यही है कि आज कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी। फिरोजपुर की ही तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बयान दिया है। बढ़ते कोरोना केस पर बोले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री कि दिल्ली 1-2 महीने में खतरा बरकरार रहेगा। दिल्ली वालों को सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो 1-2 महीने खतरा क्योंकि बरकरार रहेगा, इसीलिए सतर्क रहने की जरूरत है दिल्ली वासियों को। क्या कुछ कहना था सत्येंद्र जैन का, आपको सुनाते हैं। जो है डेथ का जो रेशो है वो 1 in 1000, मतलब कल 10,600 केसेस थे तो 8 डेथ थी, तो 1200 पे 1 डेथ थी लगभग। डेथ तो देखो थोड़ा सा, तो पिछली बारी जो थी 10,000 जब केसेस थे तो उस टाइम पर 150 के करीब डेथ आ रही थी। 150, 200 डेथ हो रही थी, तो उस हिसाब से अभी ठीक है। 782 बेड्स ऑक्यूपाइड थे। ये सुबह लगभग 10 या 11 बजे तक का डाटा था कल का। अगर आज सुबह के डाटा से देखेंगे तो इसमें फ़र्क होगा, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि जो बेड्स हैं दिल्ली के अंदर, ज़्यादातर बेड हमने ऑक्सीजन बेड कर दिए हैं। तो पेशेंट ऑक्सीजन बेड के ऊपर है, इट डजंट मीन कि वो ऑक्सीजन पे है। तो ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपाइड है। ऐप के ऊपर ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपाइड दिखाते हैं। ऐप के अंदर दिखाया गया कि ऑक्सीजन पर 140 बेड तो लोग थे, और ऑक्सीजन बेड जो ऑक्यूपाइड थे वो तो सारे ही ऑक्सीजन बेड थे। इसी तरह से 22 लोग वेंटिलेटर पे हैं, पर वेंटिलेटर बेड के ऊपर, क्योंकि प्राइवेट के अंदर बहुत सारे बेड वेंटिलेटर बेड हैं। और हमारे LNJP हॉस्पिटल के अंदर भी 750 बेड हमने अभी किए, उसमें 500 बेड वेंटिलेटर बेड है। अब 500 बेड वेंटिलेटर बेड है तो पेशेंट वेंटिलेटर बेड के ऊपर है, डजंट मीन कि वो वेंटिलेटर पर है। जो है 7 केसेस पॉजिटिव आए। पॉजिटिविटी रेट था 15.34, 15.34 पॉजिटिविटी रेट था। कल 6 डेथ हुई थी। और जो हॉस्पिटल्स में हमारे बेड ऑक्यूपाइड थे वो थे 1091, 1091 बेड ऑक्यूपाइड थे, जिसमें से 869 पेशेंट्स जो दिल्ली के थे, और एक्टिव पेशेंट थे 31,498, 31,498 जो है वो एक्टिव पेशेंट हैं दिल्ली के अंदर। एक तो मेजर जो चेंज है अभी कि जो होम आइसोलेशन है, होम आइसोलेशन के अंदर पहले 14 दिन का आइसोलेशन होता था, फिर बाद में 10 दिन किया गया था, अब 7 दिन कर दिया गया है। तो कोई भी पेशेंट जो कि होम आइसोलेशन में है, पॉजिटिव आने के 7 दिन के बाद या सिम्टम आने के 7 दिन के बाद होम आइसोलेशन से फ्री हो सकता है, प्रोवाइडेड
कि 3 दिन तक उसको कोई बुखार या कोई सिम्टम ना हो। अगर 3 संभल में असदुद्दीन ओवैसी ने अखिलेश यादव के सपने वाले बयान को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ख्वाब में भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, बीजेपी वाले राम को देखते हैं। अखिलेश कहते हैं कि भगवान उनसे कहते हैं कि तुम मुख्यमंत्री बन रहे हो तो फिर चुनाव कराने की जरूरत क्या है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। राम का नाम लेकर पुकारती, ये राम को देखते हैं, वो कृष्ण भगवान को ख्वाब में देखते हैं, और अखिलेश को तो आकर कह भी दिया कि तुम मुख्यमंत्री बन रहे हो। फिर तो इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। आप जाइए राजभवन जाइए, बोलिए कि भगवान ने आकर ख्वाब में कह दिया मुझे बना दो मुख्यमंत्री। मगर अखिलेश यादव सुनो, मेरे ख्वाब में असमोली के गरीब मुसलमान आकर मुझसे कह रहे हैं कि अब तुमको वोट नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे ख्वाब में मुजफ्फरनगर के वो मजलूम मुसलमान जो अपने घरों से बेघर हो गए आकर कह रहे हैं कि कोई तो हमारी हक की आवाज बुलंद करो। मेरे ख्वाब में ये है कि इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मजलिस के विधायक जीत कर जाएंगे और उस विधानसभा के दरो दीवार को नारे तकबीर और अम्बेडकर जिंदाबाद के नारों से बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, संविधान की इज्जत, संविधान की अजमत को बचाना है तो आपको इन तमाम चीजों पर गौर करके फैसला लेना है। और भाई, सुप्रीम कोर्ट ने नीट ओबीसी ईडब्ल्यूएस कोटा मामले पर अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने माना है कि आरक्षण इसी सत्र से लागू होगा। कोर्ट के फैसले के बाद काउंसलिंग का रास्ता अब साफ हो गया है। नीट पीजी काउंसलिंग में बरकरार रहेगा। आपको बता दें कि 27% ओबीसी आरक्षण इस सत्र के लिए आरक्षण की योजना को मंजूरी मिल गई है। जल्द शुरू हो काउंसलिंग, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो रेजिडेंट डॉक्टर को मिली बड़ी राहत। अदालत के फैसले के बाद काउंसलिंग का रास्ता अब साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 6 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखने के बाद कहा था कि राष्ट्रहित में नीट पीजी काउंसलिंग शुरू होनी जरूरी है। खबर संभल से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई है। पशु तस्कर समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। तमंचा, कारतूस, बाइक और गोवंश भी बरामद है। गोली लगने से एक कांस्टेबल भी गंभीर रूप से घायल है। नोएडा एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने प्राधिकरण के अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रमोशन होने के बाद भी प्राधिकरण में जमे अधिकारियों के खिलाफ सीएम को चिट्ठी लिखी है। एम्प्लॉयज एसोसिएशन के महासचिव कपिल शर्मा और अध्यक्ष ने लगाए गंभीर आरोप। अधिकारी का पदोन्नति के बाद भी नहीं किया गया ट्रांसफर। यूपी पीसीएल विभाग से डेपुटेशन पर आए नोएडा प्राधिकरण में वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर तैनात है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।